आज की कहानी है कब तक चुप रहूंगी। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, मुझसे पूछे बिना तुमने अपनी बहन को ऑनलाइन गिफ्ट कैसे भेजा। दो पैसे क्या आ गए हैं, अपनी मनमानी करने लगी हो। संजीव ने अपनी पत्नी सुजाता पर बरसते हुए कहा। अरे इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। अगले हफ्ते मेरी बहन का जन्मदिन है, शादी के इतने सालों मैंने उसे कुछ नहीं दिया। इस बार मैंने अपने कमाए हुए पैसों से छोटा सा गिफ्ट यानी कि 200 रुपए के आर्टिफिशियल झुमके भेज दिए, तो क्या गलत किया। पिछले महीने भी तो मैंने आपकी बहन को ऑनलाइन केक भेजा था, तभी तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तब तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हमसे पूछ के देना चाहिए था क्या। सुजाता ने जरा डरते हुए जवाब दिया। दो पैसे क्या कमाने लगी हो, लगता है अपनी हद भूल गई हो। फिर संजीव ने अपना हाथ बढ़ाया और सुजाता के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही वह थप्पड़ सुजाता के गाल पर पड़ा, उसके हाथ में पानी का गिलास था जो संजीव के लिए ला रही थी, वह छूट गया और गिर गया। थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था और सुजाता इस थप्पड़ के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। थप्पड़ की गूंज सुजाता के कमरे से पूरे घर में फैल गई। घर में सास ससुर भी उपस्थित थे, पर उनके मुंह से एक लफ्ज न फूटा। सास मालती जी के चेहरे पर तो सुकून की कुटिल सी मुस्कुराहट भी थी। जैसे ही वह थप्पड़ मार कर उसने अपने बेटे से कोई प्रतियोगिता जैसे जीत ली हो। अरे बहू, ऐसे काम करना ही क्यों कि पति को हाथ उठाना पड़े। अब पति से बिना पूछे कुछ काम करोगी तो ऐसा ही होगा। मालती जी बोली। आज सुजाता को उसके पति ने बेवजह थप्पड़ मारा। आंखों में आंसू ले सुजाता घर के कामों में फिर भी लग गई। यह केवल आज की बात तो थी ही नहीं, पिछले 10 सालों से ऐसा चला आ रहा था। सुजाता के ससुराल में पति संजीव, सास मालती जी, ससुर कैलाश जी और 9 वर्षीय बेटी अवनी, 6 वर्षीय बेटा युग और इसके अलावा उसकी एक ननद शादीशुदा रेवती जो पास ही के शहर में रहती थी। ससुराल में सास मालती जी सुजाता की पल पल की खबर व दिनचर्या अपने बेटे संजीव को अपनी तरफ से नमक मिर्च मिलाकर दे देती। संजीव भी अपनी माँ की नजरों से अपनी पत्नी को देखता और अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता। समाज में सुजाता की अच्छी छवि थी, उसे समाज में अच्छे कपड़े गहने पहनकर जाना होता। दुनिया की नज़र में सुजाता खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही थी। सब समझते थे कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, किसी बात की रोक टोक नहीं करते। पर सच्चाई तो यह थी कि 10 सालों में सुजाता ने न तो अपना वजूद पूरी तरह से जैसे खो ही दिया हो। वह हंसना मुस्कुराना सब कुछ भूल चुकी थी। वह महज अपने ससुराल वालों के हिसाब से एक कठपुतली बनकर जी रही थी। हर वक्त सर पर जो है एक तलवार लटकी रहती थी कि ससुराल वाले, खासकर उसका पति, किसी बात पर उसे नाराज ना हो जाए या फिर उसे हाथ न मारे। शादी के शुरुआती समय में तो एक ऐसी घटना घटी जिससे सुजाता का आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर गया। हुआ कुछ ऐसा कि घर के सामने सब्जी वाला आया था। सब सुजाता उसकी आवाज सुनकर 20 रुपए लेकर नींबू मिर्च खरीदने चली गई। उसकी सास जब नहाने गई थी और खाना बनाने नींबू मिर्च की जरूरत थी, तो पड़ोस में रहने वाले सुबोध भैया भी वहां आए हुए थे कुछ सब्जी लेने। उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था, तो इसलिए उससे पूछा, नमस्ते भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा होने की। भाभी और बेबी कैसे हैं। इतनी सी बात करना। सुजाता ने सहजता से खुश होते हुए पूछा, धन्यवाद, दोनों की तबीयत ठीक है, डॉक्टर कल छुट्टी दे देंगे, सुबोध भैया बोले और सब्जी लेके चले गए। सुजाता जैसे ही नींबू मिर्च लेकर घर के अंदर आ गई तो चटाक जैसे ही वह थप्पड़ सुजाता के गाल पर आकर लगा, उसके हाथ से तो नींबू मिर्ची की थैली गिर गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके पति ने उस पर ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों उसे तमाचा गड़ा। 22 वर्ष सुजाता गाल पर हाथ रखे आंसुओं में आंसू लिए चुपचाप मुलजिम जैसी खड़ी थी। घर से बाहर किससे पूछ के गई थी। बहुत ज्यादा मौज मस्ती का शौक चढ़ा है तुझे। हंस हंस कर बात कर रही उस सुबह से शर्म नहीं आती तुझे। इस घर में रहना है तो हद में रहो, वरना सारी हद पार हो जाएंगी मेरी। संजीव ने उंगली दिखाते हुए अपनी आंखों को बड़ा करते हुए और रौब जमाते हुए कहा। आज सुजाता के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और वह मायके चली गई। पर उसके माता पिता, ससुराल वालों ने कहा कि भाई बेटा, शादीशुदा जीवन ऐसा ही होता है, बहुत कुछ झेलना होता है, तो उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। ससुराल वाले तुम्हारा पति जैसा कहें तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। उनसे कोई सवाल जवाब मत करो, जैसे वो लोग चाहते हैं तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए। सुजाता को वापस ससुराल लौटना पड़ा। उसके बाद तो उसके पति और ससुराल वालों की हिम्मत और भी बढ़ गई, क्योंकि मायके वालों से उसे कोई साथ नहीं मिला। सुजाता अपनी मर्जी से अब कुछ नहीं करती थी।
फिर भी उसका पति छोटी छोटी बातों पर सुजाता पर हाथ उठाता ही रहता था, जैसे रोज की बात हो गई थी। ऐसे ही समय बीता गया। सुजाता ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया और सुजाता को थायराइड, बीपी, पीसीडी जैसी बीमारियों ने भी घेर लिया था। उसके पति संजीव को दवाइयों का खर्च भी अखरता था। पिछले साल तो सुजाता ने संजीव से कहा, सुनिए, मैं ऑनलाइन सामान बेचने का काम करना चाहती हूँ। घर से बाहर भी नहीं जाना होगा, बस सामान की फोटो सोशल मीडिया पर डालनी होती है, जिससे बिक्री में से मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। उसमें मेरे दवाइयों का खर्च निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। संजीव ने इजाजत दे दी। चलो ठीक है, दवाइयों का खर्च तो कम से कम निकलेगा। सुजाता को ऑनलाइन का काम करते करते थोड़ी आमदनी होने लगी, जिससे उसके ऊपरी खर्चे निकलने लगे। आज उसी आमदनी से सुजाता ने अपनी बहन के लिए और उसके जन्मदिन पर छोटा सा उपहार भेजा था। उसकी वजह से घर में क्लेश मचा हुआ था और वह अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई थी। अगले दिन सास मालती जी भी कहती हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, घर में बहुत ही अशांति बढ़ रही है, इसलिए कल हम सब माता के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। घर के सभी सदस्य मंदिर जाते हैं। वहां पंडित जी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोल रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु, इसका मतलब क्या है? सुजाता की 9 वर्षीय बेटी अवनी ने पूछा। पंडित ने कहा, इसका अर्थ है कि देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, मतलब पावर व निडरता के रूप में। क्या हम सब में माता रानी की पावर होती है? क्या मेरे अंदर भी है? मेरी मम्मी के अंदर भी है? अवनी ने फिर से पंडित जी से पूछा। हाँ, हम सब में माता रानी की शक्ति है, बस इस शक्ति का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। बेटा, तुम तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप लग रही हो, पंडित जी ने कहा। पंडित जी की बातें सुनकर अवनी को ज्यादा समझ तो कुछ नहीं आया, पर सुजाता को अपनी खोई हुई शक्ति का एहसास जरूर होने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब पूरी जिंदगी वो मार खाकर तो नहीं रह सकती। माँ बाप से भी मदद मांगना भी बेकार हो गया था, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो वो पहली बार में ही दे चुके होते। कुछ दिनों बाद सुजाता घर के छोटे मोटे सामान लेने अपनी पड़ोसन के साथ पास ही एक दुकान में जाती है। दुकान के पास ही एक पानी पूरी का ठेला भी लगा होता है और वह पानी पूरी खाने उस ठेले पर रुक जाती है। चलो सुजाता, पानी पूरी खाते हैं। पड़ोसी उसे नीलम भी कहती है। नहीं, देर हो जाएगी, मेरे पति के आने का वक्त हो गया, बेकार में घर में कलह मच जाएगी, सुजाता ने कहा। नहीं, अरे 5 मिनट तो लगेंगे, बस हम कौन सा रोज घर से बाहर निकलते हैं। वह तो आज घर का सामान लेने के लिए तुम्हारी सास ने खुद तुम्हें भेजा है, नीलम ने जरा जोर देते हुए कहा। जिस बात का लेकिन डर था सुजाता को, वही हुआ। संजीव ने उसे ऑफिस से वापस आते वक्त पानी पूरी खाते हुए देख लिया था। सुजाता ने घर पहुंचते ही देखा कि संजीव हॉल में ही बैठा है, उसकी क्लास लगाने को घर से बाहर किसी पूछ के गई थी और अब तो छिप छिप कर तुम खा पी भी रही हो। कल को मॉल, सिनेमा, होटल जाना सब चालू कर दोगी। हमारी इज्जत का तो तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो, वरना औकात दिखानी मुझे आती है, संजीव ने गुस्से से बोला। और पहली बात तो यह है कि मुझे आपकी माँ ने घर के जरूरी सामान के लिए भेजा था और मैंने अपनी सहेली के साथ 10-20 की पानी पूरी खा भी ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया। सड़क की नुक्कड़ पर छोटी सी टपरी पर सिगरेट फूंकते हुए आपको घर की इज्जत का ख्याल नहीं आता? देर रात दोस्तों के साथ गलत नशा करके वापस आते हो तब आपको घर की इज्जत का ख्याल नहीं आता? सबके सामने अपने पति पर हाथ उठा रहे हो तब आपको अपनी घर की इज्जत या फिर पत्नी के सम्मान का ख्याल नहीं आता? सुजाता का इतना बोलना था कि संजीव ने फिर अपना हाथ घुमाया, लेकिन सुजाता को थप्पड़ मारने के लिए। पर इस बार सुजाता ने अपने भीतर की नारी शक्ति का उपयोग किया और अपनी पूरी ताकत से संजीव का हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। अगर आप मुझ पर हाथ उठाने की अब कोशिश की तो मैं पलटवार अब जरूर करूंगी। सुजाता ने पुलिस थाने भी फोन लगाया और पति और सास के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की। तुरंत 3 महिला कांस्टेबल आ गईं और पति और ससुराल वालों के हाथ पैर अब तो फूल गए। पुलिस के सामने संजीव ने सुजाता से माफी मांगी। पुलिस के जाते ही संजीव और सुजाता के मायके वालों को भी फोन लगाया गया। ले जाइए अपनी बेटी को, घर में तांडव मचा रखा है। कैसे संस्कार दिए आप लोगों ने अपनी बेटी को? सुजाता ने पति के हाथों से फोन छीना और अपने माता पिता से कहा, आप लोगों को यहाँ आने की अब जरूरत नहीं है। आप लोगों ने तब मेरा साथ नहीं दिया, तो अब आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लोक लाज संभालिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अब मैं अपनी परिस्थिति का सामना खुद कर सकती हूँ। पुलिस बुलाती है, अपने पति को जेल भेजेगी क्या? अगर इतनी परेशानी है तो तलाक क्यों नहीं ले रही? यहाँ क्यों पड़ी है? चली जाए यहाँ से, तलाक दे दे मेरे बेटे को। सास मालती जी सुजाता से ऐसा बोलती हैं।
तो सुजाता बोलती है, मैं क्यों लूं तलाक? शादी करके आप लोग मुझे लाए थे इस घर में, मुझे सम्मान से रखना आप लोगों का जिम्मेदारी है, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाना भी आप लोगों का फर्ज है। आप लोगों की हर एक गतिविधि पर अब पुलिस की नजर रहेगी। मैंने तो महिला पुलिस और महिला सोशल वर्क से सुरक्षा मांग रखी है। इस घटना के बाद सुजाता का आत्मविश्वास दोबारा और वापस आ गया। ससुराल वाले अब थोड़ा चौकन्ना रहने लगे, डर कर रहने लगे। वे बड़बड़ाने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब सुजाता अपने बच्चों के साथ उसी घर में आत्मसम्मान के साथ खुशी खुशी अपनी मर्जी का जीवन जी रही थी। धीरे धीरे स्थिति भी सामान्य हो गई। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, सहते रहोगे तो हमेशा सहते ही रहना पड़ेगा, और जिस दिन गलत के खिलाफ लड़ना आ जाएगा तो घरेलू हिंसा खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी कि कब तक चुप रहूंगी। सुजाता आखिर सहते सहते कितना सहती, एक दिन उसे अपनी नारी शक्ति का आभास हुआ और वह पलट के जवाब देने लगी, फिर खुशी खुशी रहने लगी। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।